न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अभी आया है, तो यहाँ पे देखो पहले ड्राफ्टिंग हुई, बिल आया और एक्ट आ गया, लोकसभा में पास हुआ, देन राज्यसभा में भी पास हुआ और ये बिल से बन गया एक्ट। अब सुन लो इसको ध्यान से, कुछ क्वेश्चन इमर्ज करते हैं कि क्या, पहले तो ये क्वेश्चन था जब बिल आया पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये था। फिर उसके अंदर प्रोविजंस ऐड करे हुए थे, उनको स्टडी करा, फिर लगा कि नहीं करना चाहिए। अब आपको जो क्वेश्चन इमर्ज करेगा, आप देखोगे कि गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू आ रहा था इससे, ठीक है, लॉटरीज तो सरकारें भी निकालती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा होगा। इसी वजह से जो शेड्यूल नंबर 7 है आपका, विच टॉक्स अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर, इस फेडरल स्ट्रक्चर में आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन कर रखी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, इसी के स्टेट लिस्ट के अंदर आपकी ये ऑनलाइन गेमिंग्स आती हैं। सरकारें इसके ऊपर जीएसटी लगा रही थी 28%, पहले कम शम भी हुआ करता था, पर बाद में बोल दिया नहीं सभी पे 28% लगाओ, काफी सारे लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मेन मुद्दा रेवेन्यू का नहीं था, जो इसकी सोल आप देखोगे कि किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना है, जैसे लास्ट आर्टिकल में देखा है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाने की ट्राई करी गई थी, यहाँ पे आप देखोगे रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, पर कंप्लेंट से है। लोगों ने बताया कि कैसे वो इन पैसों के चक्रव्यूह में फंसे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इसने एक लॉटरी जीत ली, इसको मिल गए 5 करोड़ रुपए। अब इसको लालच आया, क्योंकि पैसे का लालच ऐसा ही होता है, जितना मिल जाए वो कम ही लगता है। 5 करोड़ जब आया, इसने बोला बड़े बड़े टिकट लगाऊंगा, बड़ी बड़ी लॉटरीज को परचेज करूंगा, जो शायद 1 लाख की जाएंगी, 2 लाख की जाएंगी। यहाँ पे हर टाइप का बंदा इन्वॉल्व है, वो 5 रुपए का अगर टिकट खरीद रहा है, वहां से लेके 5 करोड़ की टिकट तक। इसने क्या किया, ये जो इसको लॉटरी लगी थी ना, बेशक इसकी टिकट सस्ती थी, 50 की थी, 100 की थी, हमें नहीं पता। अब ये पैसे लगाता जाएगा मल्टीपल तरीके से, अब नहीं लगनी थी लॉटरी, तो अब ये 5 करोड़ जो दिए थे इसको, वो भी तो यूटिलाइज होने थे। अब ये बन जाएगा इस ट्रैप के अंदर एक कन्विक्ट नहीं, विक्टिम। ये विक्टिम कैसे बना, इसने क्या किया, मल्टीपल लॉटरीज परचेज करना शुरू करा, मतलब जो इसने कमाया था, ये कमाया तो क्या ही था, तुक्का लगा था 5 करोड़ रुपए का, वो दोबारा से वापस चला जाएगा और मे बी लॉस में भी जाएगा। हुआ क्या, अब इससे बढ़े सुसाइड के केसेस, इसको तो मिल गए थे 5 करोड़ रुपए, इसकी गलती है, इससे अच्छा तो रुक जाता, आगे लॉटरी में ना इन्वेस्ट करता, कुछ बिजनेस शुरू कर लेता। अब हुआ क्या, जब ये लालच आता है, एक टाइम ऐसा आता है आप बिल्कुल ही खाली होने लग जाते हो, फिर आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आगे आते हैं, फिर आप उनको दाव के ऊपर लगाते हो, और जब वो भी चले जाते हैं, फिर उठता है क्वेश्चन मार्क की अब क्या करें। और जो सबसे इजीएस्ट स्टेप यहाँ पे लोग उठाते हैं, दैट इज सुसाइड। सुसाइड भी क्राइम है एक तरह से, अगर आप बीएनएस वगैरह के अंदर पढ़ोगे, वो भी क्राइम कमिट होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस चीज को टैकल डाउन करने के लिए, क्योंकि डेटा आया हमारे पास, गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी दिया, जैसे कर्नाटका का एक डेटा आ रखा था कि बहुत सारी लोगों ने सुसाइड्स अटेम्प्ट करी इसी चक्रव्यूह में, जब ये पैसे का लेन देन चला। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको साइकोलॉजिकली इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि आप और ज्यादा पैसा लगाना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1000 रुपए लगाए, किसी छोटे मोटे, जैसे एक टर्म होती है डब्बा ट्रेडिंग, सुनी होगी आपने, सुनिए, चलो इसको भी छोड़ दो, डब्बा ट्रेडिंग अभी के लिए। स्टॉक मार्केट वर्ड सुना है आपने, एक तो होती है स्टॉक मार्केट, जहां पे आप एक्चुअल में आईपीओ परचेज कर रहे हो, उसके अंदर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक होती है साइड ट्रेडिंग, उसमें क्या करोगे, आप जस्ट तुक्का लगाओगे कि इस बार ये शेयर अप जाएंगे कि डाउन जाएंगे। आपने मान लो 70 रुपए उस पर लगा दिए, 80 रुपए का वो हो गया, उसकी कॉस्टिंग आ गई, तो आपको तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पर वहीं पे अगर वो प्राइसेस नीचे चले गए, जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे काफी लोग इसको पॉपुलराइज भी करवाते हैं कि फायदा ही होगा, पक्की बात है, मेरे से ये कोर्स परचेज करो, तुम्हें मैं सारा बता दूंगा। बाद में लॉस हो गया, उसको तो बैकएंड पे पैसे मिल रखे थे, तुम्हारे पैसे डूब चुके हैं, क्योंकि 70 रुपए तुमने लगाए थे, बचे अब कितने, 10 रुपए, क्योंकि शार्प मार्जिन से ड्रॉप आउट वहां पे हुआ। तो यहाँ पे भी अगेन क्या देख रहे हो, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी आ रही है। कहाँ पे मेडिकल टर्म पढ़ते थे आप, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, कितना ज्यादा खर्चा आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कि सारा का सारा पैसा चला जाता है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी। वही आपको इन ऑनलाइन गेमिंग्स में भी देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या अपनी टिप्पणी दी, कमेंट दिया ऑन रियल मनी गेम्स। अभी क्लासिफिकेशन करवाऊंगी, पहले क्वेश्चन मार्क सुनो। देन इसमें जो बिल था हमारा, जो अब एक्ट बन चुका है, उसमें डिफाइन भी करे कि ये ऑनलाइन गेम के 3 सेगमेंट्स बन सकते हैं, जैसे सोशल गेमिंग आपने सुना होगा, ई स्पोर्ट्स सुने होंगे, देन ऊपर जो लिखा हुआ है रियल मनी गेम्स, इनके ऊपर एम्फेसाइज करा। फिर
ई स्पोर्ट्स एंड जो सोशल गेमिंग सेगमेंट है, इनको डिफरेंशिएट कर दिया है ऑनलाइन मनी गेमिंग के अंदर। मतलब जो सिर्फ बैंड है ना अभी के लिए, वो आपको ऊपर वाली दिखेगी, जैसे रियल मनी गेमिंग, ड्रीम 11 आ गया इसमें। देन आपने गेम्स काफ्ट सुना होगा, आज उनका स्टेटमेंट भी आया है जो उनके सीईओ हैं कि जो एक्ट पास हो गया है, हम प्रेजेंट में रहेंगे, हम इनके अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। मतलब जो सरकार ने बोल दिया ना कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब इसके ना दो मीनिंग निकल के आते हैं। एक तो उन्होंने बोला कि हम कोई पिटीशन नहीं डालेंगे, कोई हमारी कंप्लेंट नहीं है सरकार से, हम हमेशा पास्ट में नहीं रह सकते, टाइम के साथ चलना पड़ेगा। एक तो आ गई कि चलो ठीक है, मान गई सरकार की बात, और दूसरी क्या निकल के आई आप बताओ। बड़ी शांति से बोला उन्होंने कि ड्रीम 11 आप देखोगे आईपीएल में सबसे बड़े स्पॉन्सर आते हैं, बताओ फिर किसका है नुकसान? नहीं, यस। अब ये इंडिया के अंदर है, अभी यहाँ पे फॉरेन की तो बात ही नहीं हुई है, उनको पता है कैसे गेम्स हमें खेलनी है, तो अभी के लिए उन्होंने शांति बरती है कि ठीक है जैसे एक्ट आया है हम उसी के ऊपर, गाइडलाइन के ऊपर वर्क करेंगे। नेक्स्ट आता है पेनल्टीज क्या मेंशन करी गई है। जो तो स्पॉन्सर करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, उनकी पनिशमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, पर जिसने पैसे लगाए थे उसको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उसके लिए कोई पेनल्टी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। पैसा लगा दिया है तो उससे गलती हुई है, चलो माफ कर देते हैं। जैसे रैंडम केसेस आपने सुने होंगे कि किसी ने कोचिंग के लिए पैसे उठाए घर से और बाद में लगा दिए रियल मनी गेम्स में। सट्टा भी एक वर्ड सुना होगा आपने, स्टेक्स होते हैं, तो उसमें भी लोग पैसे लगाते हैं, पहले 1000 का 2000 बनता है, फिर 10,000 तक जब बन जाता है फिर वो पर्सन सीधा 10,000 लगाएगा कि क्या पता अब इससे 20,000 आ जाए, पर वैसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है। अब मुझे बताओ, सिंस ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसके ऊपर क्या जुडिशियल रिव्यू आएगा? अब आएगा, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है, ये जेपीसी के पास नहीं गया है। यहाँ पे आप देखोगे अब कुछ ना कुछ पिटीशंस चलेंगी और आपको यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू चलेगा। पहले तो इसको पूरा समझ लेते हैं, गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, क्यों इन ऑनलाइन गेमिंग्स को बैन करा गया है। तो नंबर 1 कि ये मॉरलिस्टिक डिसीजन नहीं है, यहाँ पे हम मेन फोकस कर रहे हैं कि जो लोग पैसे में धोखा खा जाते हैं उनको हम बचा सके। तो क्योंकि गैम्बलिंग तो एक तरह से सिन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रोका है, यहाँ पे लोगों को बचाने पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया है। वल्नरेबल जो सेक्शन है, जिनको होता है ना कि हम डेट में पहले ही ट्रैप हो रखे हैं, किसी से उधारी ली थी, बैंक से उधारी ली थी, प्रॉपर्टी के पेपर दे आए थे, अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड मिल गया कि थोड़े से पैसे लगाओ, ज्यादा पैसे पाओ। अब इस ट्रैप में जब ये फंसेंगे तो इन्हीं के लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो सरकार ने बोला कि हमने जब इसको बैन करा है, तो ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो स्पेशली इलिटरेट हो सकते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि किसके क्या क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं, या फिर जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा हुआ है। तो अब जब आप आगे के प्रोविजन पढ़ोगे, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है कि वल्नरेबल सेक्शन को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करा हुआ है। हाँ जी, गैम्बलिंग सिन है या वाइस है? देखो सरकार के लिए तो ये अच्छी चीज थी, उनको 28% जीएसटी आ रहा था। मैंने पहले आपको सोल बता दी क्यों ये लेके आए। गोवा, सिक्किम, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आगे सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सब जगह पे अलाउ है, हॉर्स रेसिंग अलाउ है। पर हॉर्स रेसिंग में बोल दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें स्किल रिक्वायर्ड होती है। अभी मुझे थोड़ा क्लासिफिकेशन पे आने दो, फिर आपको खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे कि कैसे कैटेगराइजेशन करी गई थी इस बिल के अंदर, मतलब जो अब एक्ट बन चुका है। तो सबसे पहले चांस नॉट स्किल, दो वर्ड्स आएंगे, वन इज चांस, दूसरा है स्किल। एक है स्किल जहां पे आपका दिमाग लगेगा, आपको उसकी टेक्निक अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और दूसरा है चांस, तुक्का लग गया कि 1000 लगाया 2000 आ गया, 2000 लगाया 20,000 आ गया, यहाँ पे ये तुक्का था। तो चांस और स्किल, जो गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज करा है वो स्किल के ऊपर फोकस करा है, चांस के ऊपर फोकस नहीं करा हुआ है। मतलब जो चांस वाली चीजें हैं उसको बैन कर दिया है, स्किल को बैन यहाँ पे नहीं करा हुआ है। तो चांस नॉट स्किल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल प्लेयर्स। तो यहाँ पे सीएबी ने, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक मार्केट को भी पूरा चेक रखता है, तो उन्होंने भी बोला था कि हमने भी बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे इंप्लीमेंट करे थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बचाया जा सके। जो ये छोटे मोटे लोग होते हैं, पैसा थोड़ा बहुत लगाते हैं, फिर बाद में डेट के तले डूब जाते हैं, फिर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन तो लगाई थी। बट स्टिल जो फिनफ्लुएंसर्स हैं, अब ये फिनफ्लुएंसर आगे जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे, जिनको खुद स्टॉक मार्केट नहीं आती है, पर वो गाइडलाइन आगे प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप स्टॉक में लगा सकते हो। जैसे एक टर्म आती है FNO,
दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मतलब बस एक एनालिसिस लगा दी जाती है कि आज के टाइम पे इस वाले स्टेक को आप परचेज कर लीजिए, कल को आपको ये सिर्फ फायदा ही देगा। अब मैंने बोला बैक एंड पे उनको पहले से पैसे मिल रखे होते हैं कि तुमने हमको पब्लिसाइज करना है और लोग खरीदेंगे। अब थोड़े थोड़े 500 रुपए खरीदना शुरू करोगे, नंबर यहाँ पे 500 मिलियन प्लस का चला जाता है, तो उनका तो फायदा ही है ना बाकी पार्टीज में। वो उसका फिर वैल्यू नीचे जाए या ऊपर जाए वो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उनके बैक एंड पे तो होता ही है। अब सेबी ने क्या किया था, ये जो फिनफ्लुएंसर्स थे इनके ऊपर भी रेगुलेशन लगाई थी कि आप ऐसे क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्शन लेस तरीके से नहीं चल सकते, लोगों को आप मिसगाइड नहीं कर सकते, मिसगाइड ज्यादा बेटर वर्ड होगा। तो 20 अगस्त को लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, फिर ये गए राज्यसभा के पास, उन्होंने भी 7 मिनट की डिबेट करी और इसको पास कर दिया, फिर ये बन गया फाइनली एक्ट। और एक्ट के बाद गवर्नमेंट के डेटा ने सजेशन दिया कि जो इंडियंस हैं वो हर साल 15,000 करोड़ रुपए इस रियल मनी गेम्स के चक्कर में डुबा देते हैं। अब यहाँ पे मेन फोकस करा हुआ है रियल मनी गेम्स के ऊपर, ई स्पोर्ट्स का मेंशन नहीं है, ना ही आपके सोशल गेमिंग का मेंशन है। आगे भी सुनो, ये सारे आपने सुने होंगे, बस आगे वही है, डिफाइन करा हुआ है, तभी मैंने बोला स्टेप्स में चलते हैं, डेफिनेशन वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी। अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, इन्होंने बोला कि जो रियल मनी गेम्स है ना, ये लोगों के अंदर एक कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप करती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने बहुत अच्छी पोस्ट डाली, फिर आपको बार बार लगा रहता है कि मेरे को नोटिफिकेशन देखनी है कि क्या कमेंट आया, कितने लाइक्स आए, ये चीज होती है कंपल्सिव बिहेवियर की कैटेगरी में। वैसे ये गेम्स आपको प्रोवाइड करेंगी, जैसे शुरू में आप थोड़े पैसों से शुरू करोगे, आपको बार बार आप पैसा उसमें डालना शुरू करेंगे तो आपको एक अर्ज आएगी अंदर से साइकोलॉजिकली कि और डालता हूँ, क्या पता इससे और बेनिफिट हो जाए। लोगों ने लाख लाख 1.5 लाख भी कमाए हैं, बाद में डुबाए भी हैं, तो वो रियल मनी गेम्स का ट्रैप है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा था। अब ये पर्सन खुद तो बर्बाद हुआ, पर जो साइड में फैमिली के लोग थे वो भी यहाँ पे डिसरप्ट करती है, पूरी की पूरी साइकिल खराब हो जाती है। देन कर्नाटका का एक केस है, 31 मंथ्स के अंदर ऑनलाइन जो ये रियल मनी गेम्स हैं, इन्हीं की वजह से अराउंड 32 केसेस आपको सुसाइड के देखने को मिलेंगे। मतलब बेतुका सा रीजन है ना, रियल मनी गेम के पीछे सुसाइड हुई है, तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा है। तो ये कर्नाटका का केस था। वैसे रियल मनी गेम इंडस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, ड्रीम 11 और गेम्स काफ की क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। खैर ये इन्होंने बोला है कि ये जो बैन है ना, इसकी वजह से जॉब्स भी जाएंगी, क्योंकि जब रियल मनी गेम बनी होगी तो बैकएंड पे किसी ने तो बनाई होगी, सारी आप एआई से थोड़ी जनरेट करवाओगे, वहां पे डेवलपर बैठे होंगे, तो उनकी जो जॉब्स हैं वो भी जाएंगी। और इसके अलावा रियल मनी गेम्स में आप देखोगे बाहर से भी खूब सारा पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, 10% से ज्यादा के स्टेक्स होते हैं, प्रॉफिट और रेगुलेशन दोनों में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये भी डिसरप्ट करेगी आरएमजी इंडस्ट्री के सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, जो क्लासिफिकेशन इस एक्ट के अंदर करी गई है। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स को डिवाइड कर रखा है, आपने ये सेग्रीगेशन पहले ही सुन लेना है। ऑनलाइन गेम्स एक हेडिंग है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, वन इज ई स्पोर्ट्स, दूसरा आ जाएगा सोशल गेमिंग, देन आ जाएगा रियल मनी गेम्स। जैसे वो कौन सी गेम थी, वाह, हाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बट पबजी आपको एकदम से आ गया। अब मुझे ये बताओ, वो रियल मनी गेम्स में काउंट होगा या ई स्पोर्ट्स में काउंट होगा? वो ई स्पोर्ट्स में भी आ सकता है क्या? वो सोशल गेमिंग में हम बोल सकते हैं उसको? बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में भी तो उसको प्ले करते हैं, तो सोशल गेमिंग में वो सारी गेम्स आएंगी आपकी जो ग्रुप में चलती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए हो सकती हैं। जैसे होता है ना, नंबर्स अटैच करने होते हैं, आपने टेम्परेरीज आपने डाउनलोड कर लिया कि कुछ सोचना नहीं है, थोड़ी देर इसी को खेल लेते हैं, पजल वगैरह देख ली, तो सोशल गेमिंग के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। ई स्पोर्ट्स आगे, मतलब आप ऑनलाइन खेल रहे हो, मेन यहाँ पे एसेंस किस चीज का रहेगा, जहां पे आपकी स्किल भी लगेगी, जहां पे आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कोई गेम है जहां पे कोडिंग का बहुत ज्यादा रेलिवेंस रहेगा, तो वो सारी चीजें अलाउड है अभी भी। बट बैन किस चीज के ऊपर है एक्ट के तहत? तो थर्ड वाली कैटेगरी में, विच इज रियल मनी गेम्स। अब हो सकता है आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो ऑनलाइन गेमिंग निकल जाए मुंह से। आपको अब पता है कि ऑनलाइन गेमिंग एक हेडिंग थी जिसके अंडर 3 कैटेगरीज हमने सेग्रीगेट करी, वन इज ई स्पोर्ट्स और दूसरा है सोशल गेमिंग एंड तीसरा है रियल मनी गेम्स। और ये जो तीसरे वाली कैटेगरी है इसको बैन करा गया है, ना तो इसको कोई अब बनाएगा, ना तो इसकी कोई आगे चल के एडवर्टाइजमेंट करेगा। हाँ, अगर बनानी है तो आपको पूरा एक डाटा लेके आना पड़ेगा कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इससे सरकार ने जीएसटी भी तो लगाना है, तो उनको भी तो अपना फायदा देखना है। अभी तो जब एकदम से आप बंद करोगे तो एफडीआई रुकेंगी, प्लस जो जीएसटी 28% सरकार को जा रहा था, उनका रेवेन्यू लॉस इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बचेंगी नहीं। तो यहाँ पे लाइसेंस का फ्रेमवर्क भी अडॉप्ट करने को बोला हुआ है। अब लाइसेंस फ्रेमवर्किंग क्या है वो आगे आएगा।
चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एक्ट ने क्या किया, ऑनलाइन मनी गेम्स को पहले तो डिफाइन करा, उसको क्लासिफाई करा कि कौन सी कैटेगरी को हम बैन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि कुछ गेम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें स्किल या फिर चांस दोनों भी इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर स्किल होगी उस गेम को अलाउ करा गया है, मतलब जहां पे स्किल प्लस चांस और दूसरा स्किल, ये वाली कैटेगरी अलाउ। पोकर रूमी वगैरह वैसे ऑफिशियली इस एक्ट के अंदर बैन वर्ड यूज करा हुआ है। अभी देख लेते हैं, कैटेगरीज बनाई है उसकी भी कि कौन कौन सी स्पेसिफिक बंदी रहेंगी। अब ये आ गया आपका फी पेमेंट। जब करते हो आप, जब भी कोई गेम प्ले करना शुरू करते हो उसमें पहले ही बोल दिया जाता है आपको लाइए पैसा, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, और उस रजिस्ट्रेशन फी के ऊपर भी सरकार आपसे जीएसटी लिया करती थी। अब ये तो जब बैन करी तो उसी के साथ ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो जो फी रिसीट एंड ऑल वो आगे कॉइन्स की फॉर्म में होता था, टोकन की फॉर्म में होता था, वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में होता, तो मल्टीपल चीजें आती थी। उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो इन रियल मनी गेम्स के अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेंगी, जैसे रणबीर कपूर और आमिर खान, ड्रीम इलेवन के लिए आपने सुना होगा, एमएस धोनी, विंजो, ऋतिक रोशन, ये रूमी सर्कल आ गया, सौरव गांगुली, माई इलेवन सर्कल, ये सारी रियल मनी गेम्स तो हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आप फीस पे करते हो, सच सच बताना कितने लगाए हैं पैसे? ये काफी होंगे, अभी कईयों ने बोला भी नहीं। अच्छा एक दो है, ठीक, एक ही बार लगाए हैं, चलो कोई। कितने? अच्छा स्टेक पे लगाए हैं, हाँ सट्टा, ठीक है। अच्छी गेम है, उसमें स्किल तो नहीं लगती है, वो भी बाई चांस ही है। ठीक है, अब प्रॉपर सट्टा है वो, यस एग्जैक्ट। अब आ जाओ ई स्पोर्ट्स को क्या बोला, किन किन कैटेगरीज को आप ई स्पोर्ट्स बोलोगे? तो उसके लिए 2025 का ही एक नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट है। इसके अंदर कुछ गेम्स का नाम बता दिया जाएगा, जैसे ये सारी गेम्स हैं आपकी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी एंड ऑल, वो सारी गेम्स आपकी इस गवर्नेंस एक्ट के अंदर है। कॉलेजेस के अंदर बड़े बड़े शोज भी करवाए जाते हैं, ऐसे लाइव खेलते हैं लोग। सच्ची बोलूं, मेरे भाई ने भी खेली थी, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर चलो फर्स्ट रैंक भी आ गया उसका। पर उसमें स्किल भी इन्वॉल्व है, चांस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी आपका नेट कैसा चल रहा है वो डिसाइड करता है। तो स्किल ज्यादा इन्वॉल्व है। सच्ची बोलूं, मुझे नहीं पसंद ये गेम गूम खेल रहे थे, साइड वाले रूम में सारा शोर सुनाई देता है, यहाँ पे आया, यहाँ पे उड़ा इसको, ये बस यही चला रहता है पूरा पूरा दिन। अब तो चलो छूट गई, अब इसमें उतने फायदे नहीं बचे हुए हैं। खैर नेक्स्ट आ जाओ, परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगी। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो कौन सी एक्ट है, तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट 2025। अभी के लिए कोई भी लीगल डेफिनेशन आपको सोशल गेमिंग की नहीं मिलेगी, तो इसके वर्ड पे ही आपको चलना है। जहां पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटी मिलेगी, जिसके अंदर हो सकता है, जैसे मैंने बोला वर्ड्स को मैच करने के लिए, जैसे ये बी से बोलो बॉल बन रहा है यहाँ पे, तो उसको आपने मैच कर दिया, वो लाइन नहीं लगाते, गेम खेलते रहते हो आप, क्रॉसवर्ड जिसको बोलते हैं, यस। तो जहां पे दिमाग लग रहा है, जहां से आप थोड़े से एंटरटेन हो रहे हो या फिर थोड़े से एक्टिव भी हो जा रहे हो, वो वाली सारी गेम आपको सोशल गेमिंग में मिल जाएगी। एज सच ऑफिशियल लीगल डेफिनेशन इसकी आपको नहीं दी गई है। अब रेगुलेशन में क्या क्या बोला हुआ है, अब सजाएं भी देख लो। पहले तो ये जो रियल मनी गेम्स बनाएगा, पहले उनकी सजा की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो बाद में होगी। पहले तो जिसने बनाई उसको इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 इयर्स की हो सकती है, जेल की सजा आगी, और उसके बाद फाइन लग सकता है अप टू 1 करोड़। दोनों में से एक चीज भी हो सकती है, या फिर दोनों भी इम्पोज करे जा सकते हैं। दूसरी, अनलॉफुल तरीके से एडवर्टाइजमेंट करिए आपने, सरकार को अब बताया भी नहीं, पहले बनाते टाइम रोका नहीं, अब बन चुकी है तो एडवर्टाइजमेंट पे बात आई है। तो इसके लिए जो एडवर्टाइज करेगा अनलॉफुल तरीके से, उसको 2 साल की जेल और साथ में 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी इम्पोज हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी हैं, दोनों भी इम्पोज करे जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा मॉनेटरी फाइन जो होता है वो तो लिया ही जाता है हमेशा, जेल के साथ साथ, जेल से बेशक बच जाए पर्सन। फिर आता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले बोला जाता था, हाँ हाँ हाँ, तो 2023 में क्या हुआ, हम कॉलोनियल ट्रेसेस को रिमूव कर रहे थे। क्या हुआ सुमित? आईपीसी तो भारतीय न्याय संहिता है ना। अच्छा आपने आईपीसी बोला, मुझे एविडेंस किसने बोला था? सीआरपीसी आना है, यस, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसके अंदर पूरा पैटर्न बताया हुआ है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब इसमें क्या बोला है, ऐसे ऑफेंसेस ये कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आएंगे, नॉन बेलेबल होंगे। चलो सुमित बताओ इन दोनों के मीनिंग, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये तो हो गया, कॉग्निजेबल की कैटेगरी बताओ। सुमित से पूछा है, आप लोग क्यों बोल रहे हो?
हाँ तो वही तो है, दोनों सेम ही है ये। कॉग्निजेबल मतलब ऐसे क्राइम्स जिनमें बेल नहीं मिलेगी आपको, हीनियस क्राइम की कैटेगरीज में आती है। मर्डर आ जाते हैं, रेप आ जाते हैं। एक दूसरे को देख के कुछ नहीं होगा, बात तो मुझसे ही करनी पड़ेगी, है ना, ये अजीब सा तरीका। चलो एनीवेज एनीवेज, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब मैं गुस्सा करती हूँ फिर हमारी बात नहीं होगी कभी भी, तो इससे बेटर है गुस्सा ना ही करे। चलो, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी भी ऐसी गेम्स होंगी उनको ब्लॉक करा जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को। इसी के साथ जो इंटरनेशनली ये गेम सब चलेंगी, वहां पे इंडिया की एजेंसी जिसका नाम है सीबीआई, सीबीआई इंटरपोल के साथ कोलैबोरेशन में रहती है। जब भी कोई इंटरनेशनली क्राइम होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो वो सारे टैकल करती है हमारी सीबीआई। कोलैबोरेशन इंटरनेशनली इंटरनेशनल पुलिस के साथ रहती है, विच इज इंटरपोल। अब इंटरपोल से रिलेटेड पंजाब वाले एक क्वेश्चन देख लेंगे। ये सिल्वर नोटिस जो था ना, ये नवंबर मंथ के आसपास ही ऐड करा गया है। पहले इसमें टोटल 8 नोटिस हुआ करते थे, अब इसमें टोटल 9 नोटिस आ चुके हैं। और ये अभी पायलट बेसिस पे चला हुआ है, मतलब अभी इसको पूरे पैन वर्ल्ड लेवल पे हमने इंप्लीमेंट नहीं करा है। इसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी गाइडलाइंस और बेटर बन सकती हैं। जैसे इंटरपोल के अंदर रेड नोटिस आता है, नंबर 1 वांटेड पर्सन के लिए है रेड नोटिस, मतलब जो लोग वांटेड थे उनके लिए ये निकाला जाता है। देन आते हैं येलो नोटिस, जो लोग मिसिंग हुए थे उनके लिए ये नोटिस निकाला जाता है। फिर आता है ब्लू नोटिस, विच इज एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको कोई प्रिंट्स मिल गए, उनके फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, डीएनए, वो चीजें अवेलेबल है पर बॉडी अवेलेबल नहीं होती। देन आता है ब्लैक नोटिस, यहाँ पे बॉडी तो मिल गई है पर वो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं है किसकी है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन नोटिस, जहां पे वार्निंग और इंटेलिजेंस उस पर्सन को दे दी जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू दे दी जाती है, फिर मीडिया के थ्रू दे दी जाती है। देन आते हैं ऑरेंज नोटिस, इमिनेंट थ्रेट जिस पर्सन से हो सकता है उसको ये नोटिस रिलीज करा जाता है। देन आता है पर्पल नोटिस, मोडस ऑपरेंडाई, कई बार कुछ क्राइम्स होते हैं वो एक ही पैटर्न में चल रहे होते हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, मर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी को आदत थी कि बस मर्डर करना है तो पीठ पे छुरा मार के ही करना है, तो सीरियल किलर्स जो आपने वर्ड सुना होता है, तो उनके लिए पर्पल नोटिस होता है। और एक हुआ करता था इंटरपोल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, जो यूएनएससी ने किसी कंट्री के ऊपर अगर सैंक्शन लगाए थे उसको अगर नोटिस जनरेट करना है तो ये वाली कैटेगरी होती थी। 2024 में सिल्वर नोटिस जो कि पायलट बेसिस पे है, अभी आप पैन वर्ल्ड लेवल पे इसको नहीं देखोगे, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी इसको इम्पोज करा जाएगा, इंडिया भी कोलैबोरेशन में रहेगा। ये सिल्वर नोटिस वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना। बाकी अभी के लिए चलेगा कि कौन सा नोटिस रिसेंटली ऐड हुआ था, क्यों रिसेंटली वर्ड तो आएगा पर पुराना हो गया, नवंबर में ऐड हो चुका है ये। ओके, आईटी मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि जो बनाने वाले हैं या एडवर्टाइज करने वाले हैं उनके ऊपर पेनल्टी आपने डिफाइन कर दी, जैसे 3 साल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और एडवर्टाइजर्स के लिए 50 लाख तक का पैसा, और दूसरा 2 साल की इम्प्रीजनमेंट। पर जो उस गेम में इन्वॉल्व होगा, जो यूजर होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया है, उसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। अब जितनी भी ऑनलाइन गेम्स होंगी उनको प्रॉपरली रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए रिकमेंडेशन दी है, एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो पैन इंडिया लेवल पे इन चीजों को चेक करे, रिकॉग्नाइज करे, कैटेगराइज करे कि ये किस कैटेगरी में आएगी ऑनलाइन गेम के। जो आपने 3 कैटेगरी देखी ना, जब भी कोई गेम बनेगा अब उसको उन 3 गेम्स पे ही देखा जाएगा। कौन कौन सी थी? तो सोशल गेमिंग है, नहीं है, ई स्पोर्ट्स है, नहीं है, और तीसरा रियल मनी गेम है। तो अगर जो इस कैटेगरी में आएगा उसको तो वैसे ही बैन कर दिया जाएगा, बाकी गेम्स को भी लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। आज के टाइम पे प्ले स्टोर पे मेजोरिटी ऑफ द गेम्स तो ऐसी मिलेंगी आपको जिनके ऊपर कोई लाइसेंस की रेगुलेशन नहीं है। वैसे सरकार हमसे आधार कार्ड मांगती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एडिटोरियल के एडिटोरियल आपको छपे हुए मिलेंगे। पर जब प्ले स्टोर पे आपसे वो परमिशन मांगते हैं, फटाफट से टिक लगाते हो कि अभी तो बस ये ऐप यूज करनी है, बाकी देखी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दी जाएगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई स्टेप लिया गया है, इससे पहले भी हमारे जो आईटी एक्ट्स के अंदर एथिक्स कोड हुआ करते थे उनमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करी गई थी कि ऐसे जो लाइसेंस के बिना, मतलब इंटरमीडिएटरी की तरह चले होते हैं ये लोग, थर्ड पार्टी भी जिसको आप वर्ड यूज करते हो, तो ये चीज रोकी जा सके तो उसके लिए अमेंडमेंट करी गई थी। आईटी मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जो आईटी एक्ट था हमारा 2021 के अंदर, इसमें अमेंडमेंट ऐड करी गई, एथिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा गया। और गवर्नमेंट को ये भी बोल दिया गया कि एक एक्स्ट्रा बॉडी भी होनी चाहिए जो सिर्फ किसके ऊपर एम्फेसाइज करे, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब चलता है पैसा क्रिप्टो करेंसीज के जरिए। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, तो उसका फिर पता भी नहीं चलता है, और ऊपर से उसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बेस्ड ऑन
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें हर एक डेटा के लिए इंडिविजुअल ब्लॉक जनरेट हो जाता है। अगर आपने पिछले डेटा देखने थे, मतलब जो यूजर है वो तो देख लेगा, ये तो दूसरा तो ढूंढ ही नहीं पाएगा उसको। अगर ढूंढना है तो आप IITian होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए आपकी कोडिंग में, तब जाके कहीं नहीं नहीं उसके लिए टीम्स बनाई जाती हैं। अब आगे है वो प्रोविजन, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, मतलब वो क्रिप्टो करेंसी में ही घूमता है, पर वो मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी उतने बड़े हैं इसमें। उसने तो बनाई थी, हाँ। हाँ, बैक ट्रैक तो नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होती है और वो सबको नहीं आती है। हम तो वर्ड ही यूज करते हैं सिर्फ एल्गोरिदम, बाकी करवाई जाती है। जब सरकार को डेटा निकलवाना होता है तो उस टाइम पे बुलाते हैं टीम्स को। यस उसके बाद KYC नॉर्म्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं, विच इज नो योर कस्टमर। बैंक वाले भी तो बोलते हैं KYC करवा लीजिए, तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है। और चिल्ड्रन को दूर इससे रखा जाएगा। खैर एज का कोई प्रोविजन ऐड नहीं करा गया है, बस चिल्ड्रन वर्ड यूज करा गया है कि पेरेंट्स की एक्सेस के बिना इसको यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है कि माइनर वर्ड क्या रहेगा, किस एज लिमिट तक रहेगा। तो ये तो अगेन ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जो गेमिंग की कैटेगरी आपने देखी, उसमें एक्ट में इनके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आएगा कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाई क्यों, तो 1000 of crores ऑनलाइन मनी गेमिंग में ही उड़ जाता है। अभी आपने स्टार्टिंग में डेटा देखा 15,000 करोड़ के आसपास जो पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो ऑनलाइन गेमिंग फॉर्म्स है, ये किसी भी, हाँ ये देखो नेट विनर वाली कैटेगरी, कि पहले लॉटरी जब जीती थी तब ज्यादा थी, फिर बाद में आपने वो सारी वहीं पे दोबारा से लगा दी कि और ज्यादा रिवर्ट आपको हो। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भी कि ये आपको कंपल्सिव बिहेवियर एक्टिविटीज में प्रमोट करता है, आपको लगता है कि और ज्यादा पैसा आएगा, पर वैसा होता नहीं है कुछ। नेक्स्ट इज टेररिज्म में भी पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है। ये अब रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट पैनल रिपोर्ट 2023 की थी, जिसमें बोला गेमिंग पोर्टल के जरिए भी टेरर एक्टिविटीज को फंडिंग दी जा रही है। वैसे ही डिफेंस के थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने भी बताया एक चाइनीज ऐप है जिसका नाम है 5in, और इसके जरिए 400 करोड़ रुपए इंडियन यूजर से लूटे गए हैं, चाइना वालों ने लूट लिया इंडिया को। उसके बाद 2022 की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसमें भी बोला है कि ऑनलाइन गेम्स के जरिए टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हुआ है। अगेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो वो तो टैक्स पे ही बात करेंगे। 2000 करोड़ तक का लोचा आपको मिल जाएगा, मतलब इतना टैक्स दिया ही नहीं है, इवेड कर लिया है। नेक्स्ट आ जाओ कि कितना पैसा जनरेट होता है, ये आपने देख लिया कितना इवेजन हुआ है, 30,000 करोड़ तक का GST ही है। पैसा कहाँ कहाँ पे लग रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है, फ्रॉड्स करे जा रहे हैं, ब्लैक मनी। हाँ एक आपने वर्ड सुना होगा विच इज म्यूल अकाउंट। हाँ जी, म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट, हाँ यहाँ पे क्या होगा, आपका अकाउंट तो बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, वो क्रिप्टो करेंसी के लेवल पे भी हो सकता है, पर आप लेजिटिमेट होंगे ही नहीं। आपने इलीगल तरीके से पैसा कमाया, अब वो ट्रांसफर होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो अथॉरिटीज हैं वो बैठी रह जाती हैं, क्योंकि क्राइम एडवांस होते हैं, अथॉरिटीज पीछे होती हैं। ठीक है, अथॉरिटीज को तो डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह का क्राइम हो सकता है। तो म्यूल अकाउंट में आपको इलेजिटिमेट तरीके से पैसे का ट्रांसफर मिलेगा, और जो इसका यूजर होगा वो भी इलेजिटिमेट ही होगा, पर उसने दिखाया खुद को ऐसे होगा कि मैं लेजिटिमेट सोर्स ही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑफशोर ज्यूरिस्डिक्शन। अब ये वाली जो ज्यूरिस्डिक्शन है ये सिर्फ इंडिया लेवल तक लाई गई है, ऑफशोर की तो यहाँ पे बात ही नहीं करी गई है, जो म्यूल अकाउंट्स के जरिए बहुत ज्यादा पब्लिसाइज होती है। इसके बाद अभी इंडिया में आपने बंद कर दिया, पर VPN के जरिए अभी भी ऑप्शन बच जाएगी, आप प्राइवेट नेटवर्क के जरिए अभी भी इन चीजों में इन्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, पैसा लगा सकते हो। इन्वेस्ट तो अच्छे नोट पे करा जाता है। हाँ, अब आते हैं शेड्यूल नंबर 7 में, जहां पे आप फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, स्टेट लिस्ट आती है, उसकी 2 एंट्रीज हैं, एंट्री नंबर 34 और एंट्री नंबर 62। अब एंट्रीज के ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो आपको ये याद भी रखनी पड़ेगी, सिंस ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितनी भी बैटिंग या फिर गैम्बलिंग वाली गेम है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन में रहेगी, तभी तो शेड्यूल नंबर 7 की स्टेट लिस्ट की हमने बात करी। और स्टेट लिस्ट के अंदर भी कौन सी है, तो एंट्री नंबर 34 और एंट्री नंबर 60। जितनी भी ये बेटिंग और गैम्बलिंग वाली गेम है उनके ऊपर ये रेगुलेशन लगाता है। टैक्स कितना लगेगा किस गेम के ऊपर, वो 28% का जो दायरा है, पहले रिड्यूस कर दिया हुआ था, उसके बाद सभी का बराबर कर दिया था कि जितनी भी आएंगी उनके ऊपर 28% टैक्स लगाओ, साइड करो। उसके बाद 2017 में आप देखोगे तो तेलंगाना जो था वो पहली स्टेट ऐसा बना था जिसने ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था, 2017 में। उसके बाद हाँ, इंक्लूडिंग स्किल बेस्ड गेम भी। अभी आपने देखा कि स्किल वाली यहाँ पे नहीं है इंक्लूडेड, यहाँ पे तेलंगाना ने 2017 में उनको भी रिमूव कर दिया था, जो चाहे से स्किल बेस्ड भी थी। इसके बाद 2020 में आप देखोगे आंध्र प्रदेश ने, अब ये सरकारों ने डिसीजन लिए हैं, ये फर्म्स ने डिसीजन नहीं लिए हैं, प्राइवेट बॉडीज ने डिसीजन नहीं लिए हैं। तो
आंध्र प्रदेश ने भी शेड्यूल 7 के दायरे में, ये जो आपने एंट्रीज पढ़ी 34 एंड 62, इसी के तहत गैम्बलिंग को बैन कर दिया था। सरकारों का है ये अगेन। देन 2022 में तमिलनाडु ने भी, जैसे रूमी एंड पोकर हैं, इनको बैन कर दिया था। 2023 में आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि इन्होंने बैन करा है, पर डिस्पाइट उसके लोग यूज कर रहे हैं, ओपनली यूज कर रहे हैं, फिनफ्लुएंसर काफी ज्यादा इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो ब्रैकेट है वो सभी के लिए बराबर कर देते हैं, विच इज 28% जीएसटी, और इसको एंट्री फी पे भी इम्पोज कर दिया गया कि सारे बराबर देंगे। नेक्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ ये अनफेयर तरीके से और डैमेजिंग, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी, तो इन्होंने बोला था कि नोटिस जनरेट होना चाहिए टू इशू ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, मतलब इनके लिए नोटिस जनरेट करवाया जाए, प्रॉपर ये लाइसेंस परचेज करके ही अपनी गेम को इंट्रोड्यूस करें। ओके, ये वही है सेम। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो जो हमारी ये रियल मनी गेम्स वाली कंपनीज हैं, इन्होंने ये चीज एक हाईलाइट करी थी कि आप तो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को ही वायलेट करने पे उतर चुके हो, क्योंकि वहां पे लिखा है ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। अगेन आपको इसके लिए बिल की हमेशा सोल ही देखनी पड़ेगी, तभी ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करा है। अब तो एक्ट आ चुकी है, तो इसके रूल्स फर्दर आप सुनते रहोगे विद टाइम। और नेक्स्ट आते हैं कंसर्न्स पे। तो नंबर 1, रेवेन्यू लॉस होगा, बाकियों का तो होगा ही होगा, वो तो वैसे भी लॉस करवा ही रहे थे, उसी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा। सरकार का भी रेवेन्यू लॉस आपको मिलेगा, सिंस जो स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% एंड 28%, यहाँ पे 28% के दायरे में इन गेम्स को रखा हुआ था, तो इनका सबसे ज्यादा लॉस मिलेगा। मतलब ये तो एकदम से जीरो पे ड्रॉप आउट कर जाएगा रियल मनी गेम्स के केस में। नेक्स्ट, डिसरप्टेड इन्वेस्टमेंट एंड जॉब मार्केट। अब जब ये गेम्स बनी होंगी तो पीछे डेवलपर बैठे होंगे, पूरी कंपनीज हायर करी होंगी, मतलब जो उनके एम्प्लॉयज हैं, तो वो सारी जॉब्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, तो उसके ऊपर फोकस किया है। और प्लस बहुत ज्यादा पैसा बाहर से भी आ रहा था, और वो भी एफडीआई की फॉर्म में, यानी कि 10% से ज्यादा के स्टेक है। कुछ ने कंपनीज यहाँ पे बना ली है, किसी ने कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर लिए हैं, कोई बाहर से कंडक्ट कर रहा है, पर रेगुलेशन प्लस जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फोकस कर रहा है। तो एफडीआई जो होंगी वो भी डिसरप्ट करेंगी रियल मनी गेम्स के केस में, क्योंकि बैन वही है। देन स्पोर्ट्स इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, स्पेशली आईपीएल एंड ऑल। इनकी जर्सी पे आपने देखा होगा ड्रीम 11 लिखा होता था, तो पैसा भी तो आता था। तो स्पोर्ट्स की इकोनॉमी भी हिट करेगी, सिंस ये जो ड्रीम 11 है, गेम्स काफ वगैरह है, ये सारे रियल मनी गेम्स की कैटेगरी में ही थे, तो इनकी इकोनॉमी को भी हिट मिलेगा। एंड बिजनेस एंड राइज ऑफ ब्लैक मार्केट। हो सकता है सरकार का इंटेंशन अच्छा था कि हम वल्नरेबल सेक्शन को बचाएंगे यहाँ पे, पर वीपीएन वगैरह का अगर यूसेज आता है तो आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज के साथ ये लेन देन ज्यादा इमर्ज करेगा। इन शॉर्ट, जो पैसा पहले इंडिया में आ रहा था, अब वो उल्टा हो जाएगा, वो इंडिया के बाहर जाएगा, जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनके जरिए, या बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनके जरिए। मतलब ब्लैक मार्केट में अब और ज्यादा हमारा पैसा लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आ जो रेगुलेटरी अप्रोच हमारी अच्छे से नहीं है, सेबी खैर देखता तो रहता है, पर वो स्टॉक मार्केट तक ही ओरिएंटेड होता है, ज्यादा घोटाले वाले केसेस में इन्वॉल्व नहीं रहता। लॉटरी अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे लीगल है अभी तक, जैसे कसिनोज अभी भी गोवा और सिक्किम में पॉपुलर हैं, लोग जाते हैं इन चीजों के लिए हैं। हॉर्स रेसिंग, जो इनके ऊपर बेट्स लगती हैं, नेशनली तो लगती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लगती हैं, ये भी अभी लीगल है, ये तो पूरे नेशन वाइड में लीगल है। नेक्स्ट जो स्किल बाय, ये जो आपकी हॉर्स रेसिंग एंड ऑल है, इनको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो स्किल वाली गेम्स है, इनमें स्किल रिक्वायर्ड होती है, चांस वाली गेम्स नहीं है, तो ये लीगल है। ब्लैक मार्केट की जो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे वही आ जाएगी सारी स्टेटमेंट कि अभी भी आपने बोला कि टेरर फंडिंग इतनी ज्यादा हो रही है ऑनलाइन गेम्स के जरिए, तो अभी भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि अब जब पैसा बाहर जाएगा तो ये जो ब्लैक मार्केट है ये और ज्यादा इमर्ज करेगी, और इलीगल तरीके से उनको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जाएगा, और फिर आपको म्यूल अकाउंट्स के जरिए पता तक नहीं लगेगा कि इसका सोर्स इलेजिटिमेट था या लेजिटिमेट था। एंड डब्बा ट्रेडिंग आती है, ये इलीगल डोमेस्टिक मार्केट होती है। किसी ने सुनी है ये टर्म डब्बा ट्रेडिंग? हाँ, मतलब आपने एक सट्टे की फॉर्म में एक स्टॉक मार्केट एक तो रियलिटी में चल रही है, जहां पे एक्चुअल में प्लेयर्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या होएगा, आपको कोई इन्फ्लुएंसर आएगा, वो बता देगा कि आप डब्बा ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जहां पे एक्चुअल में आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस साइड वाले स्टेक में पैसा लगाइए। जैसे मान लो अभी इसकी कॉस्टिंग चल रही थी 70 रुपए की, उसने वो शेयर परचेज कर लिए, उसने बोला कि इसका प्राइस इंक्रीज करेगा, पर ग्राफ हमेशा सीधा तो नहीं जाता है, वो ड्रॉप तो करता ही करता है, मतलब वैल्यू ड्रॉप करेगी करेगी। मान लो 70 रुपए का खरीदा था, आगे को उसकी वैल्यू हो जाती है 80 रुपए की, उसको तो फायदा हो गया 10 रुपए का, वो खुश हुआ कि चलो डब्बा ट्रेडिंग थी, मैंने तो स्टॉक मार्केट में पैसा भी नहीं लगाया, पर मुझे फायदा हो गया। पर वहीं पे जिस दिन प्राइस ड्रॉप पाएगा वो 60 रुपए पे भी पहुंच सकता है, फिर वो डिसअपॉइंट करेगा, फिर सोचेगा कि गलत हो गया, यहाँ पे पैसा गलत लगा दिया।
वो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली थी जो स्टार्टिंग में देखी। हाँ, एक नहीं साइड में सट्टा लग रहा है, मतलब उस मार्केट में नहीं इंटर करते। हाँ, टेलीग्राम आज के टाइम पे, अब तो बॉट्स आ चुके हैं, बॉट्स के जरिए आप खुद अपने कोड जनरेट कर सकते हो, आपको वो अलर्ट दे देगा कि लगाओ फटाफट से पैसा, प्राइस रेस करने वाला है। तो अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। बाकी सेबी ने क्या एक्शन लिए थे, तो जितने भी यूट्यूबर्स एंड ये इन्फ्लुएंसर्स थे उनके ऊपर बैन लगाया था कि आप ऐसे मिसगाइड नहीं करोगे, स्पेशली वो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की आप बात कर रहे थे उनके ऊपर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक तो एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादातर आप देखोगे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़े से पैसे तो मांगे हैं, इतनी तो पॉकेट मनी है, तो एज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, केवाईसी कंपल्शन कर दी जाए, देन लिमिट जो स्पेंडिंग लिमिट है उस पर एक लिमिट आप लगा दीजिए, जैसे मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, कितना पैसा आपने लगा दिया, अब आपको वहां से ब्लॉक करा जा रहा है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आप दोबारा से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो। पर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल अकाउंट्स बन जाएंगे, अगेन लिमिट तो लगी थी, दूसरे अकाउंट से तो खेल ही सकते हो, पर अगर उसी के साथ केवाईसी लगी होगी तो बाकी के जो यूजर्स हैं जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वो इलीगल तरीके से इसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शन, किसी को लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा लत लग चुकी है तो उसको एक ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए कि मैं खुद ही खुद को ब्लॉक कर सकूं, और फिर वहां पे आपसे टाइम पूछा जाए कितने टाइम के लिए आप ब्लॉक होना चाहते हो, फिर वो आपको टाइम पे क्लिक करके मतलब आप उस सर्टेन पीरियड के लिए फिर ब्लॉक हो जाओगे। चलो इतनी, दिन की भी रख सकते हैं, वीकली मंथली, हाँ हाँ लिमिट उसमें सारी आ गई फिर। देन नेक्स्ट है अवेयरनेस कैंपेन्स। अब ऑनलाइन गेम्स का कितना बड़ा घोटाला है लोगों को कई बार पता भी नहीं होता, मैंने तो देखा लोग बता रहे होते हैं एक दूसरे को यहाँ पे लगा पैसा इतना ज्यादा फायदा है, मतलब वो वही बात हो गया ना, तो खुद को पता है और दूसरे को भी साथ में लेके चले हो, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और एक कमीशन को सेट करना चाहिए विच इज नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन, जो इसको पूरी तरह से रेगुलेट करता रहे कि जो 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना के दी है कहाँ पे वो लाए कर रहे हैं, किस तरह से मिसयूज चल रहा है, तो ये वाली कमीशन आएगी। बाकी दिस इज द क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन से आर्टिकल से रिलेटेड है। ओके एक मिनट में क्वेश्चन पे आती हूँ दोबारा से। आपकी ना अफ्रीकन यूनियन की सिर्फ 4 कंट्रीज बची हुई है जो आपने अभी नहीं देखी है और थोड़ी सी उसको हम टफ कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, उनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे, ये वाली याद है ना, सारी लग रही है थोड़ी फेमिलियर। सेनेगल क्या कैपिटल थी, चलो वेरी गुड, और ये मॉरिटानिया ये आपने देख लिया था। अब इसी के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आ जाओ, यहाँ पे केप वर्डे मिलेगी, ठीक है, केप वर्डे कौन सा ओशन है यहाँ पे, अटलांटिक ओशन, एस शेप में आपको दिखाई देता है केप वर्डे, ये याद हो गया केप वर्डे, सारे सेम से साउंड करेंगे। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ गिनिया में आ जाओ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे साउ टोम एंड प्रिंसिप आपको मिल जाएगी, साउ टोम एंड प्रिंसिप। केप वर्डे आपको बिल्कुल मॉरिटानिया के वेस्टर्न पार्ट पे मिली, ये साउ टोम एंड प्रिंसिप आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया के पास में मिलेगी। दो डन, केप वर्डे देन साउ टोम एंड प्रिंसिप। अब आ जाओ ईस्टर्न वाली साइड पे, शेचल्स, ये याद रह जाएगा, इंडिया की विजिट भी यहाँ पे चलती रहती है। और इसी के बिल्कुल अंदर आ जाओ, यहाँ पे एक और कंट्री आपको मिल जाएगी विच इज कोमोरोस, मतलब आइलैंड पार्ट्स हैं ये, कंट्रीज हैं, और इसी के साथ आपकी हो जाती है टोटल 55। तो आज जो आपने देखी केप वर्डे इमेजिन हो पा रहा है, मॉरिटानिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आपने देखा उसको, फिर उसके बाद साउ टोम एंड प्रिंसिप देखा गल्फ ऑफ गिनिया के पास में, साइड में कौन कौन सी कंट्रीज थी, इक्वेटोरियल गिनिया था, कैमरून था, तो वो आसपास उसके मिल जाएंगी, यस। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देखा सेनेगल को, सॉरी सेचिल्स, सेचिल्स को, और इसके अंदर जैसे आए तो एक और मिली आपकी विच इज कॉमोरोस। तो ये होगी आपकी टोटल 55 कंट्रीज कंप्लीट। एक रिवीजन आप इसको कल करेंगे क्योंकि एडिटोरियल की शीट आपको साथ के साथ मिल जाती है, और कल मैं आपसे एक बार फिर लिखवाऊंगी, फिर पता चल जाएगा कितनी याद रही। इससे आप इंटरनेशनल रिलेशन वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है, जब आपको कंट्रीज का आइडिया होता है कि कौन सी कहाँ पे लोकेटेड थी।